हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। आज हम इसको बहुत विस्तार से देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 16 तक चैप्टर के, आप साइड में लिस्ट देख रहे हैं, ये सारे की सारे 16 तक चैप्टर के मैंने थियोरी और एमसीक्यू सब पढ़ा दिए हैं आपको। अगर अभी तक आपने ये 16 तक के चैप्टर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जीके एनसीआर जीके पॉलिटी करके एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। आप उस लिंक पर क्लिक कर इससे पहले जो मैंने 16 तक चैप्टर कंप्लीट करा दिए उन सभी चैप्टर्स को देख सकते हो। अगर आप इन सभी चैप्टर्स की थ्योरी और एमसीक्यू दोनों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक तरह से ये एक बुक ही है, पूरी की पूरी ये बुक मान लीजिए आप इसको, पूरी की पूरी एक बुक ही है। और इसको आप ले सकते हैं। इन 32 चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। पहले मैं 30 चैप्टर बोल रही थी, लेकिन अभी कितने हो गए हैं? ये 32 चैप्टर, 2 चैप्टर और ऐड करे हैं मैंने कल परसों में, ठीक है। तो 8287789818, ठीक है, लगभग 32 चैप्टर आपको मिलेंगे। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर ये 32 की 32 चैप्टर की थ्योरी और एमसीक्यू ले सकते हैं। प्राइस जो है वो है 200 रुपए, ठीक है। 200 रुपए में आपको ये पूरी की पूरी बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक आध कोई चैप्टर आपको ऐड करवाना है इस बुक में तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक रह गया है, ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी मैं करा दूंगी, ठीक है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दे पाऊँ, ठीक है। 32 चैप्टर अभी हो चुके हैं इस लिस्ट में, और आगे जो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ छूट रहा है या कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच संबंध। देखो, केंद्र और राज्य के बीच संबंध से क्या मतलब है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले पढ़ा था संसद, ठीक है। हमने संसद पढ़ा था ना। संसद में हमने जाना था संसद क्या करती है, हमारे पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है ना। नियम कानून बनाती है और योजनाएं बनाती है देश के कल्याण के लिए, ये सारी चीजें करती है। तो संसद किसके लिए काम करती है? पूरे देश के लिए, ठीक है। 28 के 28 राज्य और 8 के 8, 8 कौन है? 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इन सब के लिए काम कौन करता है? संसद करती है। फिर हमने पढ़ा था राज्य के विधानमंडल के बारे में। राज्य की जो विधानमंडल है, तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में अलग अलग विधानमंडल है, ठीक है। तो सारी की सारी विधानमंडल किसके लिए काम करती है? हर विधानमंडल अपने लिए काम करती है। यानी कि 28 राज्यों में मान लो एक यूपी की विधानमंडल है ना, तो यूपी की विधानमंडल अपने लिए काम करेगी, केरल की विधानमंडल अपने लिए काम करेगी, गुजरात की अपने लिए काम करेगी, महाराष्ट्र की अपने लिए काम करेगी, तमिल की अपने लिए काम करेगी, ठीक है, पंजाब की अपने लिए काम करेगी। तो जिस राज्य की जो भी विधानमंडल है वो अपने अपने राज्यों के लिए अपने अपने सहूलियत के हिसाब से नियम बनाती है, कानून बनाती है और अपने हिसाब से योजनाओं को लागू करती है, ठीक है। जब जितनी जैसी जरूरत होती है वो उस राज्य की विधानमंडल तय करती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है पहले, संसद भी हमने पढ़ लिया है और हमने राज्य की विधानमंडल भी पढ़ लिया है। अब देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? किसी भी देश को चलाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे किसी भी देश को अगर हम चलाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा? उस देश को चलाने के लिए कानून चाहिएगा, ठीक है। रूल बुक चाहिएगी, रूल होने चाहिए कि भाई बिना हेलमेट के आप गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, है ना। जैसे आप ऐसे ही किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप ये सब करोगे तो क्या होगा? आपको सजा होगी, है ना। तो अगर ये सारे नियम ना हो तो जनता बेकाबू हो जाएगी, एक दूसरे को मार के खा जाएगी, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। हम नियम सारे बने हुए हैं पहले से, हमें पता है अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर हम कुछ भी गलत काम करेंगे और हमें कोई सजा नहीं मिलेगी तो अगले ही दिन मारकाट मच जाएगी, ठीक है। 2-3 दिन में ही पूरा देश निपटा लेंगे आपस में ही लोगों के अंदर इतनी जेलसी, घृणा या कह सकते हैं द्वेष भावना, ये सब होती है। तो हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि पहले से नियम कानून बने हुए हैं। तो जो कानून बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उनके आधार पर चल रहे हैं, ठीक है। तो नियम कानून बनाने का काम कौन है? अगर हम पूरे देश की बात करें तो कौन बनाता है? संसद बनाती है ना। और अगर हम अपने अपने राज्यों की बात करें तो कौन बनाता है? तो बनाती है राज्य की विधायिकाएं, है ना। और आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फिर उनका काम कैसे चलता है? उनके लिए कानून कौन बनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, केंद्र शासित यानी कि केंद्र का शासन चल रहा है वहां, केंद्र में कौन है? संसद है। तो संसद द्वारा शासित होते हैं वो देश, प्रदेश। तो संसद के हिसाब से ही जो भी संसद को ठीक लगता है उन प्रदेशों से संबंधित वो अपने हिसाब से उन देशों प्रदेशों को चलाती है, ठीक है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए क्या इंपोर्टेंट है? कानून, है ना। तो एक तो हो गया विधायी संबंध, यानी कि विधायी शक्ति चाहिए, यानी कि कानून चाहिए, ठीक है। दूसरा चाहिए प्रशासन। अब देखो, कानून तो बना लिए संसद ने, जनता तो नहीं मान रही। जनता कैसे मानेगी? जनता जब मानेगी जब उसको
लागू कराने के लिए कोई होगा, जैसे पुलिस लागू कराती है, अगर पुलिस ही ना हो, पुलिस का डर ही ना हो आपके दिमाग में, आपको यही ना लगे कि अगर आप कुछ भी गलत काम करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो अगर ये संसद चाहे जितने भी कानून बना ले, जब तक पुलिस का डंडा नहीं होगा, जब तक आईएएस ऑफिसर नहीं होंगे, जब तक पुलिस नहीं होगी, और भी बहुत सारी सीबीआई टाइप की बहुत सारी संगठन है, वो सब नहीं होंगे, तो क्या होगा, तो देश में जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो कभी लागू ही नहीं होंगे। लागू किसकी वजह से होते हैं? लागू होते हैं प्रशासन की वजह से, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होते हैं, क्योंकि आपको बताया कि अगर कुछ भी गलत आपने करा तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, है ना। और इस सब को कौन चला रहा है? पूरे देश को एक तरह से सुचारू रूप से चलाने का काम किसका होता है? प्रशासन का ही होता है। रूल बनाने का काम इनका है, इन रूलों को लागू कौन करा रहे हैं? ये। अगर कोई रूल तोड़ेगा तो सजा कौन देगा? ये प्रशासन देगा, ठीक है, इसमें जज वगैरह भी इसमें ही आते हैं, प्रशासन में, जो एक तरह से जो ये नियम बना रहे हैं उनको लागू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये नियम बना रहे हैं, ये लागू कर रहे हैं। अब तीसरा होता है पैसा। वित्त माने होता है पैसा, ठीक है, फाइनेंस माने होता है पैसा। पैसे की भी जरूरत होगी, बिना पैसे के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बिना पैसे के ये ड्यूटी करने नहीं आएंगे, ठीक है, इनको पैसा चाहिए। अगर ये प्रशासन वाले लोग जॉब कर रहे हैं, इनको पैसे चाहिए ना। इन्होंने कोई भी योजना बना दी, योजना बनाने से क्या होता है? उस योजना को लागू करने के लिए पैसे चाहिए। जैसे इन्होंने तो बोल दिया कि घर बनाए जाएं गरीबों के लिए, ठीक है, टॉयलेट बनाए जाएं गरीबों के लिए, है ना, जगह जगह नल लगाए जाएं पब्लिक प्लेसों पर, ताकि गर्मी में लोग प्यासे न मरे, है ना। या कोई भी और सुविधा के, कोरोना में चलो लोग भूखे मर रहे हैं तो उनको क्या दिया जाए? राशन दिया जाए फ्री में, ठीक है। कुछ कुछ काम ये बोल रहे हैं कि भाई ये विकास होना चाहिए अपने देश में, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? है ना। तो हमारा देश कैसे चल रहा है, या कोई भी देश कैसे चलता है? तीन चीजों से चलता है। एक तो वहां के नियम ठीक होने चाहिए, लागू कराने वाले होने चाहिए, और वित्त, यानी कि पैसा किस तरह से खर्च होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे, कितना, कैसे खर्च होएगा, और उसका हिसाब किताब भी सारा इस वित्तीय संबंध में ही आएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी किताबी लैंग्वेज पे। आपको समझ में आ गया कोई भी देश कैसे चलता है? इन तीन चीजों से चलता है। अब आते हैं हम अपनी किताबी लैंग्वेज पे। तो देखो, यहाँ केंद्र राज्य के संबंध के विषय में यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं कि केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में जब हमारे देश के संविधान बनाया जा रहा था, तो हमारे देश के संविधान के जो निर्माता थे वो ये सोच रहे थे कि हमारा इतना बड़ा देश है, तो एक कोई आदमी लीड नहीं कर सकता, तो हम क्या बनाएंगे? एक केंद्र बनाएंगे, है ना, यानी संसद बनाएंगे, और बाकी के राज्य बनाएंगे। तो हमारा देश कैसा है? राज्यों का संघ है। उन्होंने राज्यों का संघ बनाया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये दो दो अलग अलग चीज हो गई, कि सारे के सारे राज्य अपना अलग अलग देख रहे हैं, और संसद अपना, यानी कि केंद्र अपना पूरे राज्य को, पूरे देश को देख रही है। तो उन्होंने कहा इस तरह के कुछ नियम बना दिए जाएं ताकि इनमें काम बांट दिए जाएं, ठीक है, यानी कि राज्य को पता रहे कि मेरा काम ये है, केंद्र को पता रहे मेरा काम ये है, तो आपस में इन दोनों में लड़ाई नहीं होगी, काम बटे होंगे पहले से, तो लड़ाई नहीं होगी। वो सारी चीजें उन्होंने क्लियर कहाँ लिख दी? संविधान में। तो संविधान में ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं कि केंद्र क्या काम करेगा, राज्य का क्या काम करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, किस किस सोर्स से आएगा, उस पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा। ये सारी जो संबंध है केंद्र में और राज्य में, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे, है ना। राज्य के पास पैसा कहाँ से आएगा? केंद्र से मांगेगी वो, है ना, और केंद्र के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सबको क्या किया गया? संविधान में वर्णित किया गया, लिखा गया, ताकि इन फ्यूचर केंद्र में और राज्यों में लड़ाई ना हो, किसी राज्य को ऐसा ना लगे कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, या कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए, मान लो कोई मुख्यमंत्री है आज की डेट में, ठीक है, मान लो कोई यूपी का मुख्यमंत्री है आज की डेट में, इन फ्यूचर वो प्रधानमंत्री बन गया, तो ऐसा ना हो कि वो केवल उत्तर प्रदेश का ही विकास करता रहे, बाकी 27 राज्यों को अलग दरकिनारी कर दे, क्योंकि भाई मुझे तो अपनी मातृभूमि से प्रेम है। किससे प्रेम है? मुझे तो उत्तर प्रदेश से प्रेम है, बाकी के मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई भी ना करे इन फ्यूचर। तो हमारे देश के संविधान में क्या कर दिया गया? हमारे देश के संविधान में इन चीजों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया गया। तो कहाँ कहाँ लिखा गया है? केंद्र और राज्य के बीच के संबंध, यानी कि केंद्र के क्या काम होंगे, राज्य के क्या काम होंगे, ये सारा कुछ संविधान में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है भाग 11 और 12। देखो, भाग 11 की अगर मैं बात करूं तो भाग 11 में लिखे हुए हैं विधायी संबंध, ठीक है, यानी कि किन किन मुद्दों पे केंद्र कानून बनाएंगे, किन किन मुद्दों पे राज्य कानून बनाएंगे, ठीक है। दूसरा है आपका प्रशासनिक संबंध, प्रशासन किस तरह से काम करेगा, ये भी 11 में ही लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें वित्तीय संबंध की, तो ये लिखा हुआ है 12 में, ठीक है, भाग 12 में। अनुच्छेद की अगर हम बात करें 245 से 293 तक केंद्र और राज्य के संबंध के बीच में लिखा हुआ है,
ये केंद्र राज्य के बीच कैसा संबंध होगा, इन अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 7, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में, या फिर तीनों अनुसूचियों का जिक्र किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, संघ सूची का वर्णन किस में है, तो 7वीं अनुसूची में। केंद्र सूची का संबंध किस में है, तो 7वीं अनुसूची में। अवशिष्ट अनुसूची के बारे में कहाँ लिखा हुआ है संविधान में, तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ। भारत का संविधान एक संघीय ढांचे पर आधारित है। ठीक है, कैसा ढांचा है, संघीय। संघीय यानी कि बहुत सारे राज्यों का संघ है भारत, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। हालांकि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को थोड़ा अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, यानी कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, जिससे विशेष अर्ध संघीय ढांचा कहा जाता है। देखो, जो राज्यों का संघ की जो परिभाषा दी गई है, जो संघात्मक व्यवस्था है, उसमें केंद्र और राज्य जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, केंद्र राज्य के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य केंद्र के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, बहुत स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि जो केंद्र है वो राज्य के मामले में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन राज्य केंद्र के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। संसद क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या काम उसने किया, उसमें कोई भी राज्य की विधायिका उससे क्वेश्चन नहीं कर सकती। जो उसने कह दिया वो मानना पड़ेगा उनको। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो राज्यों का संघ होता है, ठीक है, जो संघात्मक व्यवस्था होती है, उसमें स्वतंत्र होते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते कोई किसी के काम में। संसद के काम में विधायिका नहीं करेगी, विधायिका के काम में संसद नहीं करेगी। लेकिन हमारे देश में क्या है, विधायिका के काम में संसद इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन संसद के काम में विधायिका इंटरफेयर नहीं कर सकती। विधायिका इन द सेंस राज्य। ठीक है, अब हमारा जो देश है वो पूरी तरह से संघीय व्यवस्था नहीं है, वो क्या है, वो अर्ध संघ है। ठीक है, अर्ध संघीय ढांचा है, क्योंकि हमारे यहाँ मजबूत कौन है, केंद्र है, यानी कि संसद है। नेक्स्ट है, इसमें इसे क्वासी फेडरल कहा जाता है, क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे संविधान की। अब देखो, संविधान में वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी। संविधान में क्या किया गया है, केंद्र के और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, काम का बंटवारा कर दिया गया है। ये काम केंद्र करेगा, ये काम क्या करेंगे, राज्य करेंगे। तो भैया कौन कौन से कामों का बंटवारा किया गया, तो 3 प्रकार के काम थे, हैं। ठीक है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए 3 प्रकार के काम होते हैं। कौन कौन से, एक तो विधायी संबंध होता है, ठीक है, यानी कि कानून बनाने का। दूसरा होता है उन कानून को लागू कराने का, और तीसरा होता है इन सब चीज के लिए जो पैसा चाहिएगा उसका। ठीक है, तो कितने संबंध है, 3 प्रकार के संबंध है। कितने संबंध है, 3 प्रकार के संबंध है। तो केंद्र और राज्य के बीच क्या है, 3 प्रकार के संबंध है। ठीक है, पहला संबंध है विधायी संबंध, भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 255 में है। ठीक है, दूसरा है प्रशासनिक संबंध, भाग 11 में है, अनुच्छेद 256 से 263 तक है। ठीक है, तीसरा संबंध है वित्तीय संबंध, ये भाग 12 में है, अनुच्छेद 268 से 293 तक है। ठीक है, ये अनुच्छेद आप कहेंगे मैम अनुच्छेद हमें याद नहीं होंगे, तो अनुच्छेद आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन इस पूरे चैप्टर में अगर आपको याद करना है तो आप बस ये लाइन याद कर लेना। अब तक मैंने जितने भी अनुच्छेद बताए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अगर आप याद कर सके, देखो भाग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 11 भाग, और ये भी 11 और ये 12 भाग। ठीक है, भाग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो अनुच्छेद में है, वैसे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। 3-4 बार आगे इसी को आप देखोगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, इसका पूरे के पूरे का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सुबह से शाम तक अगर 5-6 बार भी आपने देख लिया ना, 1-1 मिनट के लिए, तो भी आपको ये सारे अनुच्छेद जो है वो याद हो जाएंगे। याद करने का सही तरीका यही होता है कि किसी भी चीज को जब हम बार बार देखते हैं तो हमें याद हो जाती है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन से परहेज है तो आप एक चिट पर लिखकर कमरे में छाप लो, 2 दिन तक उसको देखते रहो, ऐसे निकलते बढ़ते उठते बैठते, तो भी आपको वो याद हो जाएगा। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे विधायी संबंधों के बारे में। ठीक है, जो विधायी संबंध होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो देखो इसके ये इस तरह से ही मैंने लिख दिया है, यहाँ पर कुछ भी आपको ऐड करना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं विधायी संबंध के बारे में। तो विधायी संबंध को हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, लेजिस्लेटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल अपने अपने राज्यों की सीमा के अंदर लागू होने वाले कानूनों को बना सकती है। नेक्स्ट इसमें लिखा है, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि उसका प्रभाव भारत के बाहर भी पड़ रहा है। यानी कि ऐसा जो राज्य की विधायिकाएं वो ये आरोप नहीं लगा सकती संसद के ऊपर कि भाई तुम्हारा जो नियम है, तुम्हारी जो
कोई भी काम करने की पावर है, वो ना केवल देश में, तुम तो बाहर भी कानून बना सकते हो, बाहर के भी काम करते हो, बाहर के काम मतलब दूसरे देशों से खरीदना बेचना, ये सारी चीजें, ठीक है, दूसरों देशों के साथ संबंध, ये सारी चीजें भी तो हमारी संसद ही निर्णय लेती है। तो ऐसा नहीं कर सकती, जो कानून जो भी काम संसद कर रही है उसको राज्यों को मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी संबंधों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जो विधायी संबंध है उनको 3 सूचियों में बांट लिए हैं। विधायी संबंध, पहले तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा टफ है ये, लेकिन इसको ध्यान देना। केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार के काम है, 3 प्रकार के संबंध है, वो हमने बांट लिए हैं। कैसे? पहला है विधायी, दूसरा है प्रशासनिक, तीसरा है वित्तीय। हम बात कर रहे हैं विधायी संबंध पे। अब विधायी संबंधों को कितने भागों में बांट लिया है इन्होंने? 3 भागों में बांट लिया है, ठीक है। विधायी यानी कि 3 प्रकार से बांटा है कि कुछ जो विषय हैं, कुछ जो सब्जेक्ट है, उन पर कानून बनाएगी केवल संसद, ठीक है। कुछ जो नियम है, कुछ जो विषय है, उन पर कानून बनाएगा केवल राज्य, ठीक है, वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसमें संसद इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना। ये राज्य के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे कि राज्य अपने हिसाब से अपनी जनता को कौन सी सुख सुविधा देनी है, किस तरह के काम करने हैं, वो खुद डिसाइड करेगा, संसद इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तीसरा जो है वो कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का इंटरफेयर रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम, इसमें इन्होंने 3 अनुसूची बनाई है, ठीक है, 3 अनुसूची यानी कि 3 लिस्ट बना के रखी है इन्होंने। तो पहली लिस्ट बनाई है संघ सूची। संघ सूची यानी कि जिस पर केवल और केवल संसद कानून बना सकती है, ठीक है। तो इसमें लगभग विषय जो है, देखो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो इसमें 97 विषय थे, लेकिन अभी इसमें 3 सब्जेक्ट और जोड़े गए हैं, तो अब कितने विषय हो गए? अब इसमें हो गए 100 विषय, ठीक है। कौन कौन सी चीजें होती हैं जिन पर संसद कानून बनाती है? तो जैसे रक्षा, यानी कि हमारी तीनों फोर्सेस जो है उनसे रिलेटेड जो भी कानून है वो संसद बनाएगी। विदेश नीति से संबंधित संसद बनाएगी। कौन से नोट कब बंद करने हैं, कब मुद्रा निकासित करनी है, लोन किस रेट पर देने हैं, ये सब काम किसके अंतर्गत आएगा? संसद के अंतर्गत आएगा। रेलवे, डाक और भी ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सारे की सारे अभी मैं विस्तार से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं इसमें ही आपको निपटाऊंगी, नहीं, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना के रखी है यहाँ, ठीक है। ये सारे के सारे लिस्ट बना के रखी है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, बिल्कुल बेफिक्र हो ना आप। तो इस पर कानून कौन बना सकता है? संघ सूची पर केवल और केवल केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम राज्य सूची। राज्य सूची में जो मूल संविधान था, उन्होंने कितने काम या कितने पावर भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं, किसको दिए थे? राज्य को दिए थे। तो उन्होंने दिए थे यहाँ पर राज्य को 66, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने हैं? 61, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान में कितने हैं? 100, यहाँ पर वर्तमान में कितने हैं? 61। और देखो ये घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। देश में बहुत सारी चीजें नई नई आती रहती हैं, संशोधन होते रहते हैं, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स ही है। अब 2-3 साल बाद ये चेंज भी हो सकते हैं, इसमें ज्यादा हो जाए, इसमें कम हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसमें ये मत कहना कि आपने इतना पढ़ाया था अब इतना है, तो ये कुछ चीजें घटती बढ़ती रहती हैं। तो मूल संविधान में 66 थे, अब कितने हैं? 61। तो जो राज्य सूची है इस पर कौन कानून बना सकता है? केवल और केवल राज्य की विधायिका, संसद का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जैसे पुलिस से संबंधित, कृषि यानी कि किसान से संबंधित जो होता है, टैक्स वैक्स लगाना, तो ये काम कौन करता है? राज्य सूची यानी कि विधायिका, राज्य की विधानमंडल, ठीक है, वो नियम बना सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड स्थानीय सरकारें यहाँ पर कानून बनाती हैं। नेक्स्ट है इसमें कि केवल और केवल राज्य सूची में जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए, केवल और केवल राज्य सरकार इन पर कानून बना सकती है, केंद्र सरकार इन पर इंटरफेयर भी ज्यादा नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें समवर्ती सूची। अब देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई केंद्र को भी चिंता है कि भाई हमारे देश में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीजें दिक्कत वाली नहीं होनी चाहिए, सुचारू रूप से देश चलना चाहिए। तो इसमें जो विषय है उसमें केंद्र का भी हस्तक्षेप रहता है और राज्य का भी, ठीक है। तो वो आती है समवर्ती। सम यानी दो चीजों को मिला लेंगे तो सम होता है, ठीक है। एक और एक कितने होते हैं? 2, और 2 संख्या क्या होती है? सम, यानी केंद्र और राज्य प्लस हो गया समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसमें जो मूल संविधान था उसमें कितने विषय थे? मूल संविधान में थे 47, अभी फिलहाल कितने हैं? 52, ठीक है। ये इसमें यहाँ पर मुझे 47 लिखना चाहिए था, ठीक है, और फिर यहाँ पर 52 आता। चलो आप कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 47 हो गया और यहाँ पर हो गया 52। ये जो करेक्शन है जो लिखने से मेरा रह गया है, ये मैं पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं करेक्शन नहीं करूंगी, आपको पीडीएफ में खुद ही करेक्शन करना पड़ेगा। नहीं, आपको पीडीएफ में एक भी करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाने के बाद जो भी दिक्कत होती है मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ आपकी पीडीएफ में, ठीक है।
तो समवर्ती सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? शिक्षा, वन विभाग, वन विवाह, दिवालियापन, ये सब। तो जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं, और केंद्र राज्य में अगर लड़ाई हो जाए कि नहीं भाई हमारी बात मानी जाएगी, हमारी बात मानी जाएगी, तो बड़ा कौन है? बड़ा केंद्र है। तो बात किसकी मानी जाएगी? तो फिर केंद्र की बात मानी जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं यहाँ पर अतिरिक्त बिंदु कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो 3 प्रकार के अनुच्छेद मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इनको याद करना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 संसद पूरे भारत के लिए और राज्य की विधानमंडलें अपने अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, यानी कि संघ सूची और राज्य सूची किसके अंतर्गत आएगी? 245 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर संसद और राज्य की कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त है। ठीक है, अवशिष्ट सूची के बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे, अभी नीचे तक आने दो जरा। ठीक है, केंद्र को संघ सूची पर पूर्ण अधिकार है। ठीक है, और राज्य को राज्य सूची पर, राज्य सूची का अधिकार किसको है? राज्य को। लेकिन अगर आपातकालीन स्थिति है तो वहां पर क्या होगा? आपातकालीन स्थिति में केंद्र भी कानून बना सकता है राज्य के लिए। जैसे अब युद्ध चल रहा है, ठीक है, अब मान लो हमारी देश जो है उसने अटैक कर दिया पाकिस्तान पे, मान लो ऐसा, ठीक है नहीं ऐसा, मान लो कि पाकिस्तान पर हमारे देश ने अटैक कर दिया, तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, सीमावर्ती कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात की सीमा लग रही है पाकिस्तान से, और राजस्थान की लग रही है, पंजाब की लग रही है, जम्मू कश्मीर की लग रही है, लद्दाख की लग रही है। इन सभी में जो नियम है वो कौन बना सकता है? जब युद्ध की स्थिति है, जब आपातकाल की स्थिति है, तो संसद बना सकती है अपने हिसाब से। ठीक है, एक्स्ट्रा फंड भी दे सकती है, क्योंकि जब बम धमाके आएंगे तो फिर इस एरिया के जो शहर होंगे उनमें तो फिर तबाही होगी। ठीक है, उतना नुकसान तमिलनाडु वाले लोगों को नहीं होगा जितना नुकसान राजस्थान वाले लोगों को होगा। अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर में भी एक आध कुछ घर वार पे मिसाइल वगैरह गिरी थी। ठीक है, कितना भी तुम अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम लगा लो, एक आध तो गड़बड़ होती ही है। ठीक है, एक आध तो कोई गिरी जाती है मिसाइल या बम धमाके कुछ भी। ठीक है, तो जो अवशिष्ट सूची सॉरी जो राज्य सूची के नियम हैं, जो राज्य सूची के विषय हैं, उन पर केंद्र भी कानून बना सकता है। कब? जब आपातकाल की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, कोई और समस्या हो, ठीक है, कोरोना टाइम आ गया या कुछ और हो गया, तो फिर उस समय जो है वो सारा की सारा फुल सोल मालिक कौन बन जाता है? केंद्र बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार होता है, लेकिन यदि दोनों दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून जो है वो मान्य होगा। अब देखो ऊपर हमने बताया कि जो संघ सूची है उसमें इन्होंने कितने विषय डाले। ठीक है, पहले अगर मूल संविधान की बात करें तो 97 थे, अभी वर्तमान में कितने हैं? 100 है। ठीक है, तो इन्होंने 100 कामों की लिस्ट दी कि भाई इन इनसे रिलेटेड जो नियम है वो कौन बनाएगा? वो भारत सरकार बनाएगी। तो भारत सरकार में कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी। तो संसद में कौन है? मेन मेन है संसद में राज्य लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और अगर हम बिल्कुल मेन माने तो हो गए कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। ठीक है, और कौन? और राष्ट्रपति। तो जो संसद है वो किस किस मुद्दे पर कानून बना सकती है? ठीक है, तो संसद है वो बना सकती है, बनाएगी रक्षा और सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, रक्षा और सुरक्षा में कौन आएगा? भारत की रक्षा में आएगी भारत की सेना आएगी। ठीक है, तीनों, जल थल सेना, तीनों सेना। ठीक है, वायु सेना। परमाणु ऊर्जा आएगी और परमाणु हथियार आएंगे। ठीक है, युद्ध और शांति की घोषणा ये भी आएगी। अब युद्ध की घोषणा राजस्थान वाले थोड़ी करेंगे कि भाई पाकिस्तान वाले पल्ली तरफ से हमें तंग कर रहे हैं बार बार, कभी गोली चल रही है उधर से, कभी कुछ हो रहा है, तो हम परेशान हो गए, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी पुलिस लगा दी और पाकिस्तान वालों को देख लेंगे। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, नहीं। राजस्थान वाले सूचना देंगे किसको? केंद्र को, कि उधर से कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, उधर से घुसपैठिए आ रहे हैं या हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप देखो। क्योंकि ये काम किसका है? ये काम है केंद्र का। ठीक है, और केंद्र की फोर्स है, बता देगी फोर्स, है ना, जैसे हुआ था क्या ऑपरेशन सिंदूर में। नेक्स्ट है इसमें रक्षा उत्पादन उद्योग। रक्षा उत्पादन उद्योग कौन से होते हैं? रक्षा उत्पादन उद्योग होते हैं जिनमें मिसाइल बनाई जा रही है। ठीक है, जिसमें फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं। ये भी तो किसी न किसी कंपनी में बनाए जाते होंगे, ये भी तो किसी न किसी फैक्ट्री में बनाए जाते होंगे। बम, गोले, धमाके, ठीक है, कारतूस, बंदूकें, राइफल, ठीक है, AK-47। भाई बहुत ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है हथियारों के, पर जो दो चार याद है वो मैं आपको बता रही हूँ। रफेल, ठीक है, एक आध कुछ बाहर से खरीदते हैं, एक आध कुछ अपने यहाँ बना रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस की जो फैक्ट्री है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूपी में लगेगी, यूपी के कानपुर या लखनऊ की कहीं की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल वहां बनेगी।
है ना। तो 2-3 जगह बनेगी भारत में ब्रह्मोस, जहाँ पर उत्पादित करे जाएंगे और फिर वो विदेशों में बेचे जाएंगे। तो अब ये नहीं है कि अगर यूपी में फैक्ट्री लगेगी तो वो किसके अंडर आ गई, वो यूपी सरकार के अंडर आ गई, नहीं। हथियार की फैक्ट्री है, किसके अंतर्गत आएगी, संघ सूची के अंतर्गत आएगी, ठीक है। संसद देखेगी इस काम को, ये योगी सरकार नहीं देखेगी। नहीं तो क्या होगा, अगर इनके अंडर में आ गई तो सारे राज्य अपने अपने गोले धमाके बना लेंगे और किसी दिन केंद्र से लड़ाई हो गई तो अपने आप को आजाद कर लेंगे, ठीक है। इसलिए ये सारे काम इनको दिए ही नहीं गए हैं, ताकि ये कभी भी इनके पास इतनी शक्ति ना हो कि ये अपने आप को भारत से अलग करने की कोशिश कर सके। इसलिए इन सभी राज्यों को ये सारे अधिकार नहीं दिए गए, ताकि कोई भी राज्य ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। अगर भाई किसी कोई राज्य अपनी सेना वेना रख ले तो फिर वो भारत केंद्र से बगावत कर लेगा तो वो अलग हो सकता है। इसलिए सारी शक्तियां किसके पास है, केवल और केवल केंद्र के पास, केवल और केवल संसद के पास। तो कानून कौन बनाएगा, केवल और केवल संसद। दूसरा है विदेशी संबंध, ठीक है। जो विदेश नीतियां होती हैं, कहाँ से कितना माल खरीदना है, कहाँ कितना माल बेचना है, ठीक है। क्योंकि माल खरीदना दूसरे देशों से और बेचना अति आवश्यक चीज है, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। सारी चीजें हमारे देश में उत्पादित नहीं है और उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में हम खा रहे हैं, जितनी मात्रा में हम प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी दूसरे देशों से खरीदने की। अब हमारे देश में जो चीज इतनी मात्रा में हम उत्पादित कर रहे हैं तो हमें वो बेचनी भी पड़ेगी, रख के सड़ाएंगे थोड़ी उसको, है ना। तो जो एक्सिस है, जो ज्यादा है, उसको क्या करेंगे, हम बेच देंगे विदेशों में। तो उससे संबंधित निर्णय कौन लेगा, केंद्र लेगा। अगर राज्यों को छूट दे दी जाए तो क्या होगा, जो राज्य गद्दार होंगे, ठीक है, गद्दार कोई भी हो सकता है ना। पैसा ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। तो अगर किसी राज्य के दिमाग में आ गया कि भाई मैं विदेशी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य में बुला लूं, ठीक है, भारत सरकार कोई इंटरफेयर ना करे और वो बुला ले अपने राज्य में, और बाद में कह दे कि मैं तो इनके साथ हूँ, विदेशी कंपनी के साथ, भारत सरकार के साथ नहीं हूँ, तो वो हमारे राज्य का फायदा उठाएंगे या हमारे राज्य को हमसे काट लेंगे। इसलिए विदेश नीति से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, संसद। राज्यों को अधिकार नहीं है। राज्य अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी रही है ऐसी किसी कंपनी से तो पहले उन्हें केंद्र की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ जी, हम जापान की कंपनी से बात कर रहे हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही योगी जी जो है वो जापान होके आए, ठीक है। जापान की कुछ कंपनियों से उन्होंने बोला कि भाई हमारे राज्य में आओ या हमारे राज्य में उत्पादन करो, विकास करो, ठीक है। जैसे एप्पल की कंपनी है, उसके हमारे कई राज्यों में है। तो ऐसा नहीं है कि उन राज्यों ने बुलाई है वो कंपनी, नहीं। सिफारिश चाहे राज्यों ने करी हो, लेकिन किसके थ्रू आई है, केंद्र सरकार के थ्रू, ठीक है। केंद्र सरकार जब तक परमिशन नहीं देगी किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में अपना माल बेचने की, ठीक है, या यहाँ से माल खरीदने की, तब तक कोई भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ सकती, ठीक है। तो विदेश नीति से संबंधित जो भी नियम कानून है वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे संघ सूची के अंतर्गत। तो फिर विदेश से रिलेटेड जो कूटनीति है, युद्ध की स्थिति है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, संघ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संधियां समझौते, यानी कि अगर लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो हमें समझौता वगैरह करना है तो उसमें कोई राज्य नहीं समझौता करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से ये बॉर्डर लाइन पे गुजरात लग रहा है, राजस्थान लग रहा है, ये सब लग रहा है। तो अगर समझौता करना हो तो क्या ये राज्य करेंगे, नहीं। कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो सरकार है वो करेगी, ठीक है। अभी मोदी है, कोई और भी हो सकते हैं बाद में, ठीक है, फिक्स तो नहीं है, हर 5 साल बाद चेंज होते रहते हैं। और अगर हमें अच्छे लगेंगे तो अगली बार भी इनको ही बुलाएंगे, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो समझ में आ गया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे या अंतरराष्ट्रीय चीजों से रिलेटेड कुछ भी निर्णय है वो कौन लेगा, संघ लेगा, ठीक है। अब नागरिकता से संबंधित जो विदेश नागरिकता है, विदेशियों से संबंधित चीजें हैं, उससे संबंधित कौन निर्णय लेगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन, संसद, ठीक है। नागरिकता के जो नियम है, 1 से 11 तक के जो 1 से 11 तक के जो अनुच्छेद हैं, उससे रिलेटेड जो कोई भी डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, वो तय करेगा केंद्र सरकार। जैसे CAA है, ठीक है, जैसे SIR हो रहा है अभी हाल फिलहाल, तो ये नागरिकता से संबंधित है ये नियम, CAA, NRC, है ना। और ये SIR जो हो रहा है ये सब किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। तो किसकी चल रही है यहाँ पर, केंद्र सरकार की चल रही है, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है कि भाई SIR नहीं होना चाहिए, CAA लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रदेशों में चलता रहता है विरोध, तो लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि ये विषय किसका है, ये विषय केंद्र का है, ठीक है। और केंद्र में कौन है, हमारी संसद है। नेक्स्ट है प्रकृतिकरण, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विदेशी नागरिकों का प्रवेश और निष्कासन, यानी कि कौन सा विदेशी नागरिक देश में रहेगा और नहीं रहेगा, उसका डिसीजन कौन लेगा,
केंद्र सरकार लेगी। जैसे क्या हुआ कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले उन्होंने घोषणा करी भारत सरकार ने कि जो भी पाकिस्तान के लोग हैं वो देश छोड़कर जाओ और जो भारत के लोग हैं वो देश में आ जाओ, अब हम इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते पाकिस्तान के साथ। 2 दिन बाद उन्होंने गेट बंद कर दिए कि अब यहाँ का वहां नहीं जाएगा, वहां का यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, इस पर ना तो गुजरात कुछ बोल पाया, है ना राजस्थान कुछ बोल पाया, ना पंजाब कुछ बोल पाया। अब बहुत सारे लोग थे जिनकी पाकिस्तान में पत्नी या पति है और बच्चे हैं, तो वो यहाँ के यहाँ रह गए, वहां के वहां रह गए। ठीक है, अभी वो बेचारे परेशान है कि उनके हस्बैंड वहां है, वाइफ इधर है, या वाइफ इधर है, हस्बैंड उधर है। लेकिन एक तरह से मैं बोलूँ कि वो बेचारे नहीं है। जब तुम किसी भी दुश्मन देश से दोस्ती कर रहे हो, प्यार मोहब्बत कर रहे हो, शादी विवाह कर रहे हो, तो एक बार आप भारत सरकार से परमिशन लो। ठीक है, कहीं भी। और मैं ये नियम बनना चाहिए कि आपको कहीं भी शादी करनी है भारत के बाहर, तो भारत सरकार से पहले परमिशन लेनी चाहिए। ठीक है, भारत सरकार को भी इस चक्कर में इस चीज से रिलेटेड नियम बनाना चाहिए कि कोई भी सिटीजन किसी दूसरे देश में अगर शादी करेगा तो पहले भारत सरकार से परमिशन लेगा, और परमिशन जो दी जाएगी वो हिसाब से दी जाएगी, ताकि हमारे देश को भी कोई खतरा ना हो। अब जैसे वहां से शादी हो गई, अब यहाँ की लड़कियों ने वहां शादी कर ली, अब एक एक व्यक्ति के यहाँ पर कई कई सारे बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लड़के हैं, लड़कियां यहाँ की हैं, और लगभग 30-35 लाख आबादी जो है वो इस समय भारत में रह रही है। ठीक है, और वो हैं जिनके पिता कहाँ कौन से हैं, वो पाकिस्तानी है। तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो अब इसमें राज्यों का कोई इंटरफेयर नहीं था, केंद्र सरकार ने बोल दिया सारे बॉर्डर सील तो सील। ठीक है, अब कोई पाकिस्तानी इधर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई भारतीय नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संचार और परिवहन। संचार और परिवहन का मतलब हो गया जैसे टेलीफोन है, इंटरनेट है, ये जो चीजें हैं ये आते हैं संचार और परिवहन में। ठीक है, तो इंटरनेट से संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, जैसे क्या होता है किसी राज्य में लड़ाई हो गई, है ना, कोई गलत पोस्ट चल रही है या कोई गलत वीडियो वायरल हो रही है, तो उस एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कैसे? पूरे भारत का चल रहा है, बस उस एरिया का बंद हो गया। कैसे? क्योंकि ये सारी चीज किसके हाथ में है? इनके हाथ में है। ठीक है, केंद्र के हाथ में है। अभी आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों में कि कोई अगर पोस्ट ऐसी है जो भारत के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है, तो कई बार वो जो पोस्ट होती है वो डिलीट हो जाती है, वीडियो जो होती है डिलीट हो जाती है। एक आध मेरे साथ भी हुआ है ऐसे। ठीक है, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया सरकार के खिलाफ तो वो वीडियो कई बार डिलीट हो जाती है, अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो। ठीक है, ऐसा एक बार मेरे साथ भी हो चुका है फेसबुक पर, तो वो वीडियो जो है वो डिलीट हो जाती है। और एक चीज और, भगवान राम की जो प्रतिमा है ना, जो रामलला की जो मूर्ति की स्थापना करी गई है, ठीक है, अयोध्या में, वो जो फोटो है भगवान राम की, जो 5 साल के भगवान राम है, उनकी जो फोटो है वो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में बैन है। वो जो वीडियो है मेरी कई बार डिलीट हुई है इंस्टाग्राम से, और फिर मैंने जवाब मांगा टीम से कि मेरी ये जो वीडियो है ये क्यों डिलीट हो रही है, तो उन्होंने बताया क्योंकि ये बहुत सारी कंट्री में बैन है। अब सोचो किस तरह के लोग हैं कि उन्हें हमारे भगवान की मूर्ति से इतनी दिक्कत है, उस फोटो से इतनी दिक्कत है, इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने अपने देश में बैन ही कर रखे हैं। ठीक है, और आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात बताऊं कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ज्यादातर उस पर लाइक होते हैं। ठीक है, डिसलाइक नहीं होते हैं मेरी वीडियो पर, नहीं होते हैं डिसलाइक। तो मैं चेक कर रही थी एक दिन चैनल, तो मैंने देखा जो भगवान राम की वीडियो है उन पर डिसलाइक आए हुए हैं। अब सोचो आप मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप सोच के बताओ कि ऐसे कौन लोग होंगे जिन्होंने भगवान राम की वीडियो को डिसलाइक करा होगा। मेरी किसी वीडियो पर डिसलाइक नहीं है, मेरी मोटिवेशनल वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो, किसी पे कोई डिसलाइक नहीं आता, लाइक ही आते हैं। लेकिन भगवान राम की वीडियो पर डिसलाइक आए, क्यों आए? और कौन लोग होंगे? सोचो, राम विरोधी कौन लोग होंगे? उन 5 साल के भगवान राम से किसकी क्या दुश्मनी है, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो बुरे लोगों की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये मैं बताना चाहती हूँ। और यहाँ आप ये समझिए कि भारत सरकार के हाथ में है ये जो भी प्रसारण हो रहा है रेडियो से रिलेटेड। ठीक है, जो भी इंटरनेट पर चीजें दिखाई जा रही हैं या टीवी पर चीजें दिखाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे एक नियम बनाया गया है कि टीवी पर कोई भी शव नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं ना कोई भी न्यूज चैनल वाले, तो शव नहीं दिखा सकते हैं, खून से लथपथ ये सब नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं उस न्यूज को, है ना, तो उनको फिर गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। तो इसलिए मना किया गया है, इसलिए उसको धुंधला दिखाते हैं। आपने देखा होगा धुंधला दिखाते हैं, या किसी लड़की के साथ अगर रेप हुआ है तो उसकी तस्वीर जो है वो धुंधली दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि उसकी प्राइवेसी भंग ना हो। ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट के बाद भी उसको जीना है पूरा जीवन इसी समाज में, और लोग कैसे देखेंगे उसको घूर घूर कि इसके साथ गलत हुआ था, लोगों के दिल में उसके प्रति सिंपैथी नहीं होगी जबकि ऐसा होगा। तो ये सारे नियम कौन बना रहा है? ये सारे नियम बना रही है भारत सरकार। भारत सरकार में कौन? संसद। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कानून कौन बनाता है? केंद्र। वायु परिवहन, वायु परिवहन यानी कि प्लेन जो इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, वो।
समुद्री परिवहन यानी कि पानी के जहाज जो है उनसे रिलेटेड। बंदरगाह यानी कि जो जहाँ पर पानी के जहाज रुकते हैं उनको बंदरगाह बोलते हैं। उससे रिलेटेड जो कानून है कौन बनाएगी, वो भी आपकी संसद बनाएगी। नेक्स्ट है मुद्रा और बैंकिंग के से संबंधित। नोट कौन छाप सकता है हमारे यहाँ पर, भारत सरकार, ठीक है। राज्य नहीं छाप सकते, केवल भारत सरकार, ठीक है। तो भारत सरकार छाप सकती है। नोटबंदी कौन कर सकता है, भारत सरकार, यानी कि संसद में निर्णय लिया जाएगा। कौन सी करेंसी चलानी है, कौन सी बंद करनी है, ये कौन निर्णय लेगा, भारत सरकार यानी कि संसद लेगी, ठीक है। तो ये संघ सूची के विषय है, ठीक है। सिक्के का निर्माण करना, और भारतीय रिजर्व बैंक किसके अंडर में आता है, केंद्र के अंडर में आता है, यानी कि संघ सूची के अंदर में, ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था संघ सूची के अंदर में। विदेशी मुद्रा का संबंध किससे है, संघ सूची के संबंध में। व्यापार और वाणिज्य की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेशन किसका है, वाणिज्य का। और देखो एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ आपको, बंदरगाह हर राज्य में है, मतलब जो भी राज्य है समुद्र से लगे हुए हैं उन सभी राज्यों में। गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपके गोवा में, आपके केरल में, फिर तमिल में, है ना, फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और फिर उसके बाद उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, है ना। इन सभी राज्यों में क्या है, समुद्र से लगे हुए हैं, तो इन सभी राज्यों में क्या है, बंदरगाह बने हुए हैं, है ना। तो जो पोर्ट बने हुए हैं उन पोर्टों से संबंधित जो भी नियम है वो उस राज्य के राज्य सरकार नहीं लेगी। किसके अंडर आ गए वो, भारत सरकार, यानी कि संसद लेगी उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और जितने भी एयरपोर्ट हैं चाहे वो किसी भी राज्य में है, उससे संबंधित निर्णय कौन लेगी, भारत सरकार। रेलवे से रिलेटेड निर्णय कौन लेगी, भारत सरकार, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें संचार के बारे में हमने देख लिया, मुद्रा के बारे में हम देख लिया हमने। व्यापार और वाणिज्य मैंने आपको बता दिया, विदेश से माल खरीदना है, देश का माल बेचना है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो विदेशी कंपनी अपने देश में आएगी तो उससे रिलेटेड कोई भी कानून कौन बनाएगा, संघ सूची, ठीक है। संघ सूची में कौन, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है इसमें टैक्स। तो देखो अगर आय कर कौन लगाता है, आय कर संघ सूची का विषय है तो केंद्र सरकार लगाती है। निगम कर कौन लगाता है, संघ सूची का विषय है तो संघ लगाता है, ठीक है। उत्पादन शुल्क भी कौन लगाता है, संघ सूची का विषय है तो संसद लगाती है, ठीक है। रेलवे और परिवहन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, रेल जो है वो किसके अंडर में आता है, रेल आता है संघ सूची के अंडर में, ठीक है। जनसंख्या और सर्वेक्षण किससे संबंधित है, ये संघ सूची से संबंधित है। जनगणना कौन कराएगा, केंद्र सरकार, ठीक है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण कौन करेगा, केंद्र सरकार में। कौन, संघ सूची का विषय है, में कौन काम करता है, संसद काम करती है, ठीक है। वैज्ञानिक और तकनीकी, परमाणु हथियार बनाने हैं, अंतरिक्ष में कोई भी हमें सैटेलाइट वगैरह सेट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि जो आंध्र प्रदेश में या दिल्ली में इस तरह में जो सेंटर बने हुए हैं तो वहां की राज्य सरकार इनको कंट्रोल कर सकती है, नहीं। कंट्रोल कौन करेगा, संसद, ठीक है। नियम कानून कौन बनाएगा, संसद, ठीक है। राज्य सरकारों, मतलब राज्य में कोई भी चीज है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस राज्य का सीधा सीधा उस पर कंट्रोल है, नहीं। कंट्रोल किसका रहेगा, केंद्र सरकार का, ठीक है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान या परमाणु अनुसंधान या राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं जो होती हैं वो किसके अंडर आती हैं, वो संघ सूची के अंतर्गत यानी कि संसद कानून बना सकती है। न्यायिक जो विषय है, न्यायिक विषय में क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर काम करता है, राज्य के अंतर्गत नहीं करता, केंद्र के अंतर्गत, ठीक है, संघ सूची का विषय है। और जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है वो किसके अंतर्गत काम करते हैं, वो भी करते हैं किसके अंतर्गत, आपके संघ सूची के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे चुनाव आयोग है, राष्ट्र सुरक्षा है, समुद्री कानून है, विमान सुरक्षा है, राष्ट्रीय संग्रहालय और पुस्तकालय है, अखिल भारतीय सेवाएं है, IAS IPS जो होते हैं वो सब इसके लिए काम, इससे संबंधित जो नियम है वो कौन बनाता है, वो संघ सूची का विषय है तो संसद बनाती है, ठीक है। अब देखो जो महत्वपूर्ण है वो देख लो, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और संचार, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। एक बंदरगाह भी आना चाहिए, ठीक है, बंदरगाह और एयरपोर्ट, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए। नेक्स्ट हम देखो इसमें विषय 100 है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने 50 यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। 100 आप भी याद नहीं कर पाएंगे, अगर आप याद कर सकते हैं तो गूगल से सर्च करके आप लिस्ट निकाल लेना और याद कर लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैंने आपको इतना समझा दिया है कि आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आप खुद भी समझ पाएंगे कि कौन सा राज्य का विषय है और कौन सा केंद्र का विषय है, ठीक है। इतनी समझ तो आप में इतनी देर में विकसित हो ही गई होगी, तो बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। अब देखना आप एक आध पेपर सॉल्व करके वहां से हो जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, आपको पता ही है हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ, तो जो चीजें यहाँ छूट भी जाएंगी वहां क्वेश्चन आंसर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बस पेशेंस बना के चलना है और धीरे धीरे चीजें आती हैं। वो रील नहीं है कि 20 मिनट में कोई भी चीज देखी और मनोरंजन हो गया, हंस लिए, मूड फ्रेश हो गया, ठीक है, वो चीज नहीं है।
पढ़ाई जो होती है, या हम जब कुछ भी चीज अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं, कुछ भी हम ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा उसमें समय लगता है। ठीक है, 1 मिनट में होने वाली चीज है नहीं। और केंद्र राज्य जो संबंध है, या मैं संसद कहूँ या राज्य की विधायिका कहूँ, ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़े टफ है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये थोड़े टफ है, तो थोड़े देर से ही आएंगे समझ में। नेक्स्ट है इसमें राज्य सूची के प्रमुख विषय। राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं? राज्य जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो राज्य में कितने विषय बताए थे मैंने? मूल संविधान में थे इसमें 66। मूल संविधान में कितने थे? 66। अभी फिलहाल कितने हैं? 61 है। ठीक है, अभी फिलहाल कितने हैं? 61 है वर्तमान में। और मूल में कितने थे? मूल संविधान में 66 थे। तो देखते हैं कौन कौन से नियम हैं जिन पर केवल और केवल राज्य सरकारें नियम बना सकती हैं, जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला है पुलिस। ठीक है, पुलिस हर स्टेट की अलग अलग होती है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस अलग अलग होती है। ठीक है, तो अलग अलग होती है, उनकी भर्ती भी वही राज्य करता है, तनख्वाह भी वही राज्य देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सार्वजनिक व्यवस्थाएं। ठीक है, लॉ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि जो निचले स्तर की अदालत होते हैं, हाई कोर्ट से जो नीचे स्तर की अदालत होती है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो राज्य सरकारों के अंतर्गत आती है। ठीक है, जेल और सुधार गृह किसके अंतर्गत आते हैं? वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय प्रशासन मैंने बताया था, नगर पालिका से रिलेटेड कोई भी कानून नियम बनाना है, पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाना है, तो कौन बनाएगा? राज्य सरकारें। सार्वजनिक सेवाओं में राज्य स्तर की जो भी चीजें हैं, वो उन सब पर नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकारें। ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल वगैरह जो है वो राज्य सूची का विषय है। कुछ राज्य सूची में आते हैं, ये कुछ समवर्ती सूची में भी आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में भी हम दोबारा इनको पढ़ेंगे। तो कुछ जो होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं कि इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं वो राज्य सरकार उनकी देखरेख करेंगी, है ना। कुछ हॉस्पिटल राज्य सरकार बनाती है और कुछ हॉस्पिटल केंद्र सरकार बनाती है, दोनों मिलकर काम करती है। तो राज्य सूची का भी विषय है ये, स्वास्थ्य से संबंधित, और समवर्ती सूची में भी मिलेगा। अस्पताल और औषधालय, औषधालय यानी कि हॉस्पिटल, और स्वच्छता और सफाई, जो सफाई वगैरह होती है वो भी आपका राज्य सूची का विषय है। अपने अपने राज्यों को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? अपने अपने मुख्यमंत्रियों की है। नेक्स्ट है कृषि और भूमि। इसका आप याद रखना, कृषि किसका विषय है? बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कृषि की अगर हम बात करें तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, भूमि सुधार किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। भू राजस्व यानी कि भूमि पर जो टैक्स लगाया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है, वो किसका विषय है? वो भी आपका राज्य सरकार का विषय है। आप सोचेंगे बहुत ज्यादा टैक्स जाता है, नहीं, 100-200 रुपए जाता है टैक्स। टैक्स ना के बराबर है। ठीक है, खेतों पे जो टैक्स है वो ना के बराबर है, लेकिन टैक्स भरना जरूरी है। क्यों? टैक्स भरने से ये पक्का रहता है कि ये जमीन आपकी है। कल को आपके कागज खो जाए, कुछ खो जाए, तो भी आप बता सकते हो कि भाई इस जमीन का टैक्स मैंने भरा है, इसलिए मैं इसका मालिक हूँ। ठीक है, टैक्स बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, मतलब 50-100 रुपए इतना ही टैक्स होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता टैक्स। नेक्स्ट है इसमें भूमि का स्वामित्व और हस्तांतरण। ठीक है, जो जमीन खरीदनी या बेचनी है, जो स्टाम्प पेपर वगैरह लगता है, वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकारों के, यानी कि राज्य सूची का विषय है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान किसका सब्जेक्ट है? ये राज्य का है। यानी कि कृषि अनुसंधान का मतलब हो गया कि और उन्नत फसलें बनाना। ठीक है, जैसे पहले आम 2-4 प्रकार के आते थे, अब 85 प्रकार के आते हैं आम। ठीक है, तो ये क्या है? दिन पे दिन अनुसंधान हो रहे हैं, और हर राज्य अपने अपने अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जैसा मन कर रहा है वैसे वो अनुसंधान कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। ठीक है, सिंचाई से रिलेटेड अब देखो, जब खेती से रिलेटेड कोई भी चीज राज्य सरकार देख रही है, तो उस खेत में जो पानी लगेगा, ठीक है, नहर से लगेगा या नलकूप से लगेगा या जिससे भी लगेगा, उससे रिलेटेड कौन देखेगा काम? उससे रिलेटेड भी राज्य सरकार ही देखेगी। ठीक है, तो सिंचाई भी राज्य सरकार देखती है, नहरें भी राज्य सरकार बनाने का काम राज्य सरकारों का है, और जल भंडारण और जल आपूर्ति का काम भी किसका है? राज्य सरकारों का है। नेक्स्ट है इसमें बाजार और व्यापार। बाजार और व्यापार से संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं वो कौन बनाते हैं? राज्य सूची का विषय है, राज्य बनाते हैं। देखो, उद्योगों में मैंने आपको बताया कि जो रक्षा से संबंधित है या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से रिलेटेड कुछ है, तो उस तरह का जो व्यापार है उसको कंट्रोल करता है केंद्र सरकार। लेकिन सिंपल जो ब्रेड बन रही है, जो बिस्कुट बनना है, जो ये सारी चीजें बन रही है, उससे रिलेटेड जो नियम है वो कौन बनना आ रहा है? राज्य सरकार है। ठीक है, तो व्यापार और ये बाजार और मंडियां, ये किसका सब्जेक्ट है? ये है हमारे राज्य सूची का सब्जेक्ट। ठीक है, मेला वगैरह जो होते हैं उन पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, व्यापारिक आयोजन जो होते हैं, वो सब से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची।
ठीक है, पशुपालन और मत्स्य पालन। अब देखो लॉजिक है इसमें, जब कृषि राज्य के अंतर्गत थी, ठीक है, अब कृषि में जो पानी दिया जा रहा है वो राज्य के अंतर्गत आ रहा है, राज्य सूची के अंतर्गत। फिर उसका जो माल बिक रहा है मंडी में वो राज्य सूची के अंतर्गत आ रहा है। फिर मंडियों के बाद वो बाजार में बिक रहा है, वो भी राज्य के अंतर्गत आ रहा है। तो फिर जो पशु है जो उस घास को खाते हैं कृषि से रिलेटेड, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। फिर डेयरी किसके अंतर्गत आएगा, वो भी राज्य के अंतर्गत। यानी कि अब पशु जो है वो राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं, तो पशुओं का जो दूध है वो भी तो राज्यों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन भी राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब राज्य के अंतर्गत आता है। अब देखो परिवहन भी इन्होंने अलग अलग बांटा हुआ है। परिवहन में सारे हवाई अड्डे यानी कि सारे एयरपोर्ट किसके कौन सी सूची में थे, संघ सूची में, है ना। और यहाँ पर क्या है, जो सड़कें हैं, जो राज्य सरकार सड़कें बना रही है या सड़क परिवहन है, ठीक है, जो परिवहन का पंजीकरण है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी आप गाड़ी खरीदते हो तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत। लेकिन मैं आपको परिवहन में ये चीज बता रही थी कि रेल, हवाई अड्डे और सारे के सारे पोर्ट यानी कि बंदरगाह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। कौन कौन सा, रेल, वायु, वायु परिवहन यानी कि सारे के सारे एयरपोर्ट, ठीक है, और सारे के सारे बंदरगाह, ठीक है, जहां पानी के जहाज रुकते हैं। तो ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत। बाकी ये जो सड़कें वगैरह हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये राज्य के अंतर्गत। ठीक है, और केंद्र सरकार भी बनाती है सड़कें और राज्य सरकार भी, दोनों बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप कोई भी वाहन खरीदोगे, वाहन में हेलीकॉप्टर मत खरीदना, ठीक है, वाहन में जैसे बाइक खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, रिक्शा खरीद लिया, ई रिक्शा खरीद लिया, ठीक है, पढ़ लो नहीं तो ये रिक्शा ही चलाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सब जो आप खरीदोगे, ये इस सब पर जो नंबर प्लेट लगेगी उस पर किस उसी राज्य की लगेगी जिस राज्य से आप खरीदोगे, जिस राज्य के आप नागरिक हो, ठीक है, जिस राज्य में वो से आप खरीद रहे हो, जिस राज्य के आप नागरिक हो, उसी की आपकी नंबर प्लेट लगेगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कानून नियम कौन बनाएगा, उसी राज्य की सरकारें। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय है। मनोरंजन और संस्कृति, मनोरंजन में कौन आएगा, ये जो मूवी वगैरह देखने जाते हो थिएटर वगैरह में, ठीक है, इससे रिलेटेड जो कानून बनाए जाते हैं वो भी राज्य सरकार यानी कि राज्य सूची का विषय है। राज्य का, अब देखो राज्य जो है वो कौन कौन से टैक्स वसूलता है, कौन कौन से टैक्स वसूलता है राज्य, भूमि का, भूमि से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड सारी चीज राज्य ही देख रहा है, तो भूमि का कौन लगाएगा, राज्य सरकार है। कृषि का कौन लगाएगा, राज्य सरकार है। शराब कर, ठीक है, अब इस शराब के पीछे तो हमारी दिल्ली में ही लड़ाई हो गई पिछले 5 सालों में। केजरीवाल जी ने थोड़ा सा शराब बेचना क्या चालू किया, बाकी सरकारों को दिक्कत हो गई तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, तो केजरीवाल जी जेल में पहुंचा दिए, है ना। और बाद में फिर चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी अपनी सरकार खो बैठे, तुम लोगों ने भी वोट नहीं दी जो दिल्ली के हो, है ना, तुम लोगों की वजह से हारे हैं केजरीवाल जी। ठीक है, अगर तुम लोग वोट देते तो नहीं हारते वो, है ना, तो तुम लोगों की वजह से हारे हैं केजरीवाल जी। तो शराब जो है वो राज्य का अपना पर्सनल मामला है। किसी किसी राज्य में वही सेम शराब 100 रुपए की मिल रही है, किसी राज्य में 200 की, किसी में 400 की, किसी में 1000 की। ठीक है, तो वो राज्य सरकार का विषय है कि कौन राज्य सरकार शराब पर कितना टैक्स लगा रही है, कोई 100% लगा रही है, कोई 200% लगा रही है, राज्य सरकार का देखेगी कि कितना वसूलना है। ठीक है, और अगर हम टैक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स शराब वगैरह से ही आता है। ठीक है, तो जो बेचारे पी भी रहे हैं उनसे ज्यादा घृणा मत किया करो, वो तो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स से तुम्हारा ही विकास होएगा। ठीक है, अपना तो बेचारे नुकसान ही कर रहे हैं, पी पी के अपना नुकसान ही कर रहे हैं, अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसका जो टैक्स का पैसा है, आप पॉजिटिव भी देखो, इसमें नेगेटिव तो है ही, नेगेटिव तो ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव कम है। नेगेटिव क्या है कि अब उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे, उनका पूरा घर का सिस्टम खराब हो जाएगा, जो भी है सब बेच बेच के पी लेंगे वो, है ना, तो वो तो सब खराब होएगा। लेकिन पॉजिटिव देखो, वो अपने लिए तो नुकसान कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे लिए फायदा कर रहे हैं। क्या फायदा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए फायदा कर रहे हैं, सब कुछ बेच के टैक्स भर रहे हैं बेचारे। ठीक है, तुम कितना टैक्स भरते हो, कोई भी चीज लेते हो 2%, 5%, 10%, 15%, ठीक है, इससे ज्यादा टैक्स नहीं होता है चीजों पर, 15 या 17% ही होता है जो आप रोजमर्रा की चीजें खरीदते हो। और जो शराब खरीद रहा है वो लगभग 50-100% टैक्स भरता है, बहुत ज्यादा टैक्स होता है उनपे। ठीक है, तो आप उनको गरीब मत समझा करो, तुमसे ज्यादा टैक्स भर रहे हैं वो बेचारे दारू पी पी के। तो मनोरंजन का मनोरंजन का यानी कि जो भी आप मूवी वगैरह देखने जाते हो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कौन वसूलता है, राज्य सरकार। ठीक है, यानी कि राज्य का विषय है। परिवहन कर, ठीक है, तो जो गाड़ियों पर या बाइक पर जो टैक्स लगता है वो भी राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार ही वसूलती है। अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे कब्रिस्तान, शमशान, ये किसके अंतर्गत आता है, जैसे बड़े बूढ़े मर जाते हैं तो कब्रिस्तान होते हैं मुसलमानों में, और
ईसाइयों में, ठीक है, इनका तो मुझे पता है, बाकी का नहीं पता है, ठीक है। मुसलमानों और ईसाइयों में क्या होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं। अब अगर कोई बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का देख रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हारे यहाँ कब्रिस्तान होते हैं या शमशान घाट होते हैं, ठीक है। शमशान घाट में जो मृत शरीर होता है उसको जलाया जाता है, तो ये हिंदू धर्म का है, ठीक है। अब हिंदू धर्म का तो मुझे पता है, मुझे जैन धर्म में और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप लोग मुझे बताना अगर कोई इस धर्म से है तो। अन्य महत्वपूर्ण विषय में पुस्तकालय, जो भी लाइब्रेरी वगैरह है वो राज्य का विषय है, ठीक है। सार्वजनिक पार्क जो है वो राज्य का विषय है। और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है, ठीक है। पुलिस पूछी जाती है, कृषि, कृषि तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्वास्थ्य पूछा जाता है, सिंचाई भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और स्थानीय प्रशासन, तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो पुलिस पूछा जाता है क्वेश्चन में कि राज्य सूची का विषय है या नहीं है, कृषि पूछा जाता है और सिंचाई। नेक्स्ट है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाते हैं, ठीक है। किस पर, समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची पर केंद्र भी सरकार भी देखेगी समवर्ती सूची को, और राज्य सरकार भी देखेगी। समवर्ती सूची में वही सब्जेक्ट रखे जाते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो पहला है न्याय और कानून, यानी कि न्याय और कानून से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन पर दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया था संघ सूची में कि इससे रिलेटेड जो नियम कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन जो निचली अदालत है उनसे संबंधित मैंने फिर आपको दोबारा बताया था कि राज्य सूची में आएंगे, ठीक है। जो निचली अदालत है, जो जिले लेवल की अदालत है। लेकिन कुछ जो अपराधी से संबंधित या अपराधी प्रक्रिया या सिविल प्रक्रिया से संबंधित जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, समवर्ती सूची। यानी कि केंद्र भी देखेगा उन इन विषयों को और राज्य भी देखेगा। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं न्याय और कानून, नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं हम सामाजिक विषय, ठीक है। ये तो आप समझ गए, सिविल प्रक्रिया ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में कौन कौन सी चीज आएगी, जैसे विवाह क्या है, एक सामाजिक कार्यक्रम है, ठीक है। विवाह क्या है, सामाजिक कार्यक्रम है, और तलाक भी। तो इससे रिलेटेड जो कानून है वो समवर्ती सूची का विषय है, राज्य भी बनाएगा और केंद्र भी। ये कैसे, ये ऐसे कि जैसे विवाह का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो हम कोर्ट मैरिज जो करते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट मैरिज करते हैं उनके लिए, सबके लिए रूल समान है, चाहे आप यूपी में करो, चाहे आप बिहार में करो, या कहीं भी करो, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है ना। वहीं अगर कोई तलाक जैसी जो प्रक्रिया है, जो तलाक लेते हैं शादी के बाद, तो उसकी भी प्रक्रिया सेम है। लेकिन कई कई राज्यों में कुछ कुछ चीजें इसमें चेंज कर दी गई हैं, ठीक है, कि क्योंकि राज्य का भी विषय है और केंद्र का भी विषय है, तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर चेंज भी होती रहती हैं, क्योंकि ये दोनों का विषय है। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा, विवाह और तलाक, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। दूसरा है इसमें दत्तक ग्रहण या उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी में कौन कौन हिस्सेदार है, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अब देखो समवर्ती सूची में इसको क्यों डाला गया, जैसे जो केंद्र सरकार है वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी में उसकी पत्नी, उसकी बच्चे, बेटी बेटा, सबको बराबर मिलेगा, ठीक है। तो 2005 में ये नियम आया कि 2005 से पहले ना लड़कियों का कोई अधिकार नहीं होता था पिता की प्रॉपर्टी में। मान लो किसी के अगर भाई नहीं है और उसके पिता की डेथ हो गई, तो वो कई बार क्या होता था, उनके चाचा को वो सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती थी, लेकिन वो लड़कियां बेचारी बिना प्रॉपर्टी के रह जाती थी, ठीक है। तो ऐसा कई केसों में देखा गया। तो इस सबसे छुटकारा पाने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाया कि भाई अब क्या है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी बेटियों को वो जमीन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अगर उसके बेटा नहीं है तो, बेटा भी है तब भी उसको मिलेगी। अब कुछ जगह कानून ये बनाया, कुछ दिन पहले ही इसमें संशोधन करा गया और ये बोला गया कि अब लड़कियों को लड़कों के बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे यूपी सरकार है, जैसे हरियाणा सरकार है, इन्होंने क्या कर रखा है कि जो प्रॉपर्टी है, यूपी का तो मैं कंफर्म हूँ, ठीक है, मैं यूपी से हूँ तो यूपी की ज्यादातर चीजें मुझे पता रहती है। तो यूपी का में क्या है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और अगर लड़की कुंवारी है तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, पिता की प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार है, जितने की भाई है उतने की वो है, ठीक है। या फिर उसका डाइवोर्स हो गया तो मिलेगी, ठीक है। या फिर किसी भी तरह से मतलब वो विधवा है या उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है, तलाकशुदा है, तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। कौन सी, गांव वाली, ठीक है। शहर की में बराबर की हिस्सेदारी है, लड़कियों की भी और लड़के की भी, है ना। और अगर गांव में जो जमीन है, यूपी में ये कानून है, गांव की जो जमीन है उसमें उस लड़की की जो शादीशुदा है उसकी हिस्सेदारी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको।
लड़की को गांव की जमीन में हिस्सा कम किस कंडीशन में मिलेगा? पहली चीज, जब उसके पिता की मृत्यु हो, वो लड़की कुंवारी हो, या फिर वो लड़की तलाकशुदा हो, या फिर वो लड़की विधवा हो। इन 3 कंडीशन में ही उसे पिता की जमीन में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा जमीन में हिस्सा। बाकी गांव का जो घर है उसमें हिस्सा मिलेगा उसको पिता की प्रॉपर्टी में से। शहर में कोई भी जमीन है, कोई प्लॉट है, कोई मकान है, उसमें उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो अब हर राज्य ने अपने अपना अलग अलग बना रखा है। साउथ के ज्यादातर राज्यों में क्या है कि लड़की लड़काओं को बराबर प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, वहां ये नियम है। लेकिन यूपी सरकार ने ये नियम बनाया है कि लड़कियों को गांव की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा, शहर की और उसमें मिलेगा। ठीक है, और अगर ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं तो ही उनको गांव की जमीन में हिस्सा मिलेगा। तो उत्तराधिकार यानी कि जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है, ये सारी जो चीजें हैं संवर्धित सूची का विषय है। तो केंद्र भी एक नियम बना के रखती है पहले से, और राज्यों को जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा करती है। अब देखो यूपी में ये चीज क्यों लागू नहीं हुई, ठीक है, हरियाणा में ये चीज लागू क्यों नहीं हो रही? देखो उसकी मेन वजह ये है, शायद राजस्थान में भी नहीं है ये चीज, ठीक है, कि लड़की को बराबर का हिस्सा मिलेगा पिता की प्रॉपर्टी में। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ना एक परंपरा है कि अगर लड़की की जब शादी हो जाती है तो उनको हर त्योहार पे कुछ कुछ सामान दिया जाता है। ठीक है, कपड़े हैं, कुछ गहने हैं, या मिठाइयाँ है, कुछ कुछ सामान दिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब लड़की की शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं तो छोचक के रूप में कुछ कुछ उसको दिया जाता है सामान, है ना। फिर उसके अगर घर में किसी की डेथ हो जाए, उसके सास की, ससुर की, तो कुछ सामान फिर आता है। मतलब कुछ भी होगा लड़की के घर में, जिसकी शादी हो चुकी है, कुछ भी होगा भाइयों को उनको देना ही पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद भी अगर उसके पति की डेथ हो जाती है तो ज्यादा जिम्मेदारी भाई उठाने की कोशिश करते हैं कि अपनी बहन के बच्चों को सेटल कर दे या ये सब। और जब बहन के बच्चों की शादी होती है तो फिर भात वात का सिस्टम चलता है। तो मतलब एक बैलेंस सा बना हुआ है यहाँ की संस्कृति में, यूपी की, बिहार की और ये हरियाणा की। यहाँ पर एक अलग टाइप की संस्कृति चल रही है कि लड़कियों को तो इस रूप में जाता रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कभी त्योहार पर, कभी बच्चे हो गए या उनके कोई डेथ हो गई, उसमें थोड़ा थोड़ा जाता रहता है। और लड़कों को एक साथ सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, मतलब गाँव पर ही ये कंडीशन है, शहर में ये कंडीशन नहीं है। तो इसलिए राज्यों ने अपने हिसाब से अलग अलग नियम बना रखे हैं अपने अपने राज्यों में, और केंद्र सरकार अपने पहले से बनाकर रखती है। ठीक है, पारिवारिक कानून, ठीक है, कि परिवार में किस तरह से रहना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। अब देखो शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा जो है, जैसे अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के लिए पूरे देश के लिए एक बुक बनाई गई है जिनका नाम है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पूरे भारत के लिए है। एनसीईआरटी में पूरे भारत की बात करी गई है, लेकिन हर राज्य अपनी अपनी अलग अलग बुक रखता है। ठीक है, एससीईआरटी बुक रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो पूरे भारत को ना पढ़ाकर वो चाहते हैं कि अपने राज्य के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे यूपी के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो वो केरल को, लद्दाख को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, एक आध लाइन में उनको समझा देंगे, पूरा पूरा चैप्टर नहीं होगा। जैसे एनसीईआरटी में पूरे चैप्टर में तमिलनाडु के बारे में या वहाँ की संस्कृति के बारे में, पंजाब के बारे में, या अलग अलग चीजों के बारे में होता है। लेकिन जो एससीईआरटी होती है उसमें पूरे भारत के बारे में नहीं होती इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में ज्यादा होती है? उस प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो प्रदेश खुद अपने हिसाब से सिलेबस तैयार करता है कि उसे अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है ना। अब जैसे बिहार बिहार छोड़िए, आप झारखंड के बच्चे हैं, ठीक है, झारखंड के किसी स्कूल के बच्चे हैं। अब बहुत लंबे समय से वहां के गांव के बच्चों को शिक्षा मिली नहीं है, मतलब उनके दादा भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, वो पहली बार स्कूल जा रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा हार्ड सिलेबस नहीं दे सकते, बहुत मामूली सा सिलेबस दिया जाएगा। जबकि दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत हार्ड सिलेबस है। क्यों? क्योंकि उनके दादा भी पढ़े लिखे थे, उनके पापा भी पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर तो सब सर्विस वाले रहते हैं ना दिल्ली में, और वो भी पढ़ रहे हैं। तो राज्य अपने जनसंख्या के हिसाब से, अपने नागरिकों के हिसाब से शिक्षा में सिलेबस कम या ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है तकनीकी शिक्षा। ठीक है, तो ये भी किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। पुस्तकालय भी समवर्ती सूची का विषय है, लाइब्रेरी वगैरह। ठीक है, और पुरातत्व और प्राचीन स्मारक कुछ मामलों में दोनों का विषय है। ठीक है, वैसे ये केंद्र का विषय है, जो हमारी पुरानी है, जैसे ताजमहल है, जैसे मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, जैसे राम मंदिर हो गया, अब है ना, और पुरानी धरोहर है ये। और जैसे मथुरा के बहुत सारे मंदिर हैं, तो ये पुरानी धरोहर है, इनकी देखरेख करना। वैसे तो ज्यादातर जो पुरातत्व विभाग की जो चीजें हैं वो संघ सूची में आती है, लेकिन कुछ चीजें इसमें भी दी गई हैं। ठीक है, जैसे अयोध्या का मंदिर जो बनवाया है, वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि केंद्र का भी सहयोग रहा और राज्य का भी सहयोग रहा। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, एक पैसा भी सरकार का नहीं लगा है, भारत की जनता ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया है। ठीक है, आपने हमने जो पैसे दिए थे फंड में,
उन पैसों से मंदिर बना है, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा है, ठीक है। और अभी काफी पैसा मंदिर के पास है, जितना मंदिर बन चुका है उससे दुगना पैसे अभी हाल फिलहाल में मंदिर के पास है। कमी नहीं है मंदिर के पास पैसों की, जनता ने दिल खोलकर दान दिया है, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो किसका है, धर्म का ही है ना। तो तेरा तुझको अर्पण हम लोग बोलते हैं ना, क्या लागे मेरा, तो वही वाली चीज है कि जितना जो भी दान दे सकते हैं देने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बुराई है, ये सब जो है हमारे पास वो सब श्री राम का ही तो है। नेक्स्ट है आर्थिक और श्रम विषय। तो जो श्रमिक होते हैं उनसे रिलेटेड जो कानून होते हैं वो संसद में भी बनाए जाते हैं और राज्य में भी। जैसे हर साल न्यूनतम मजदूरी तय करी जाती है, तो संसद में तय करी जाती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हर व्यक्ति को कम से कम अभी लगभग 300 के लगभग है कि कम से कम अगर आप 8 घंटे किसी से काम लेते हो तो 300 रुपये आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, सैलरी। तो आपको लगा होगा 300 रुपये तो बहुत कम है, लेकिन जो पिछड़े राज्य हैं उनमें 300 रुपये अभी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके हिसाब से। तो कम से कम आपको इतनी मजदूरी देनी ही पड़ेगी। बाकी राज्य भी अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे पिछली बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, ठीक है, तो सरकार ने क्या घोषणा करी कि भाई मजदूरों से गर्मियों में काम ना लिया जाए, ठीक है। 15 दिन के लिए जो घर मकान बन रहे हैं उनको रोक दिया जाए जब तक ये गर्मी थोड़ी शांत हो जाएगी, या फिर अगर आप काम करा रहे हो तो उनको पानी की सुविधा दी जाए, ठीक है, और पंखे की सुविधा दी जाए, और खुले में काम ना करवाया जाए उनसे, बंद बंद कमरे में या ऐसे काम कराया जाए जिस पर छत हो, ठीक है, उस तरह के काम करवाए जाए ताकि जाने ना जाए, क्योंकि 15-20 लोगों की मरने की खबर आई थी उस टाइम पे गर्मी की वजह से, ठीक है। एक लिमिट होती है ना, बॉडी कितना ही टेम्परेचर झेल लेगी, और फिर इतनी गर्मी में भी वो आदमी काम कर रहा है, तो काम करते हैं तो वैसे ही गर्मी लगने लगती है। अब शरीर का टेम्परेचर 50 से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, फिर आदमी की डेथ ही होगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि समवर्ती सूची में क्या क्या आ जाएगा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानून। शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड क्या आ जाएगा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पुस्तकालय और पुरातत्व विभाग। आर्थिक और श्रम से संबंधित क्या आ जाएगा, श्रम और कल्याण और ट्रेड यूनियन, ठीक है। औद्योगिक विवाद में क्या होता है, ये समवर्ती सूची का विषय है ना। श्रम कानून भी समवर्ती सूची का विषय है। पर्यावरण की जो रक्षा है वो केंद्र भी करेगा और राज्य भी करेगा, ठीक है। हर राज्य के पास अपने अपने वन है ना, तो केंद्र पूरे देश के वनों का संरक्षण करता है और राज्य अपने अपने राज्यों का संरक्षण करते हैं, और इसके लिए फंड भी दिया जाता है इन जंगलों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण किसका विषय है, दोनों का, केंद्र और राज्य दोनों का, ठीक है। देखो आपको संघ सूची याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राज्य सूची याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, समवर्ती सूची याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन से, ये जैसे सामाजिक सुरक्षा है कि भाई ये तो उसका विषय भी हो सकती है, इसका विषय भी हो सकती है। तो आप अगर आपको याद करना है, ठीक है, आपको अगर समय लगाना है तो आप समवर्ती सूची पे लगाना। राज्य सूची का मैंने आपको बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। संघ सूची का मैंने आपको समझा दिया, वहां भी क्लियर हो गई होगी। संघ सूची तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी, वो तो सबसे ईजी है। समवर्ती सूची को याद करना, अगर आपको याद करना हो तो, ठीक है। तो वैसे तो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, मैं बहुत विस्तार से करा रही हूँ। सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी सहायता, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड और पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। और पीछे एक और था शिक्षा, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा, तकनीकी, पुस्तकालय, ये शिक्षा से रिलेटेड जो भी है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये उत्तराधिकार और विवाह और तलाक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। जब आप पीडीएफ मेरे से खरीदोगे तो आप इनको मार्क कर लेना कि ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें अन्य अन्य महत्वपूर्ण है बिजली, प्रेस, पुस्तकें, कारखाने, ठीक है, औषधि और विष, ये सब किसके हैं विषय, ये समवर्ती सूची के हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है समवर्ती सूची ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह और श्रम कानून आदि, ठीक है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विशिष्ट सूची, ठीक है। अवशिष्ट सूची, मैंने विशिष्ट बोल दिया, सॉरी। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची क्या है और इसमें किन चीजों को रखा गया है। आपने बोला कि 7वीं जो अनुसूची है हमारे भारत के जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियों की बात करी गई है। कौन कौन सी अनुसूचियों की बात करी गई है, पहली संघ, दूसरी राज्य और तीसरी समवर्ती सूची। ये चौथी अनुसूची कहां से आ गई, तो चौथी जो अनुसूची है वो, उसमें जो विषय डाले गए हैं वो कौन से विषय हैं जो अब हाल फिलहाल में चल रहे हैं, करंट की चीजें, क्योंकि संविधान तो 100 साल लगभग 100 मान लो लगभग 75 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। संविधान तो लगभग 75 साल पहले लिखा गया था। 75 साल में अब जो विकास हुआ है, अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो बहुत डिफरेंट है।
जब उन चीजों की कल्पना भी ना करी जाती होगी, अब वो चीजें चल रही हैं। जैसे फोन है, जैसे टीवी है, अब तो हर घर टीवी है। जब तो शायद टीवी किसी किसी के घर होते होंगे, पूरे गांव में एक आध मुश्किल से होता होगा, रेडियो ही होते थे। ठीक है, तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नई चीजें आ रही है, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो अब नियम बनाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें डाली जाएंगी अवशिष्ट सूची में। ठीक है, अब जैसे कौन कौन सी चीज अवशिष्ट सूची में डाली जाएंगी, तो जैसे प्रौद्योगिकी है, यानी कि नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे रिलेटेड, ई कॉमर्स। अब जैसे ये ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हो, खाना मंगा रहे हो, ये बना रहे हो, तो भाई इनसे रिलेटेड भी तो कुछ कानून होते होंगे, इनके लिए भी तो कोई दायरा होता होगा कि भाई इस दायरे में रहकर तुम काम करोगे, है ना। तो उससे रिलेटेड जो कानून चीजें हैं वो किसमें आएंगी, अवशिष्ट सूची में। ठीक है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, अंतरिक्ष। अब देखो, जब तो हमारी कोई सैटेलाइट नहीं जा रही थी जब हमारा संविधान बना, लेकिन अब तो जाती है। ठीक है, और ये जो साइबर कानून है, ये जो साइबर ठग चल रहे हैं, इससे रिलेटेड जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये सब किसमें आएंगे, अवशिष्ट सूची में। यानी कि जो चीजें अब हाल फिलहाल में आई हैं, जब संविधान बना था तब नहीं थी। देखो, याद करने में ऐसा आसानी रहेगी आपको कि जिस समय हमारे देश का संविधान बना था, ये सारी चीजें तब नहीं थी, अब आई हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे इन चीजों का विकास हो रहा है, तो इन चीजों से रिलेटेड अब कानून बनेगा, है ना। और तो इन सभी सब्जेक्टों को किसमें डाल दिया है, अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किताबी भाषा क्या है अवशिष्ट सूची की। देखो, बहुत कम ही विषय है अवशिष्ट सूची में। भारतीय संविधान में सबसे पहले तो ये याद रखना, अवशिष्ट सूची जो है वो अनुच्छेद 248 में है। ठीक है, कौन से अनुसूची, कौन से अनुच्छेद में है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां वे विधायी शक्तियां हैं जो 7वीं अनुसूची की संघ और राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, ये जो विषय है वो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य में, ना समवर्ती सूची में, तो इनको फिर अलग से डाल दिया गया है। अनुच्छेद 248 के तहत इन विषयों पर कानून बनाने का अन्य अधिकार केंद्र सरकार यानी कि संसद के पास है। ठीक है, यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है और इसका उपयोग साइबर कानून, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स, अन्वेषण, जो नई नई खोजें हो रही है वो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि जैसे नए विषयों पर कानून बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है अवशिष्ट सूची का, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार नई तकनीकी या मामलों पर कानून बनाकर विधायी शून्यता को रोकना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अवशिष्ट सूची के बारे में। अवशिष्ट सूची में कौन सी चीजें आ रही हैं जो नई नई अब विकास हो रहा है। ठीक है, जब देश का संविधान बना था तब नहीं थी वो चीजें, अब धीरे धीरे वो डेवलप हो रही है, तो उनसे रिलेटेड कानून भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया आज से 20 साल पहले नहीं था हमारे देश में, अब सोशल मीडिया आ रहा है तो उससे रिलेटेड कानून भी आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद कौन से इंपोर्टेंट है वो है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ध्यान रखना, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, देखो एक बारी मैं आपको याद दिला दूं अगर आप भूल गए हो। हम देख रहे हैं केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध में हम क्या देख रहे हैं, विधायी विधायी संबंध। ठीक है, जो भाग 11 में और अनुच्छेद 245 से 255 में है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, और ये वाला भाग 11 और भाग 12 में जो प्रशासनिक संबंध है और जो वित्तीय संबंध है, ये हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये अलग वीडियो में देखेंगे और ये हम अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि टॉपिक लंबा है, सारी चीजें एक में ही पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। कहाँ थे हम, देखो टाइप सारा हो चुका है, लेकिन पढ़ाऊंगी मैं अलग अलग, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा अगर एक साथ सारी चीजें होगी तो अलग अलग पढ़ाऊंगी इसलिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद किससे रिलेटेड देख रहे हैं, विधायी शक्तियों से रिलेटेड। ठीक है, 245 से 255 तक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 बोल रहा है कि संविधान पूरे भारत के लिए और राज्य की विधानमंडल अपने राज्यों के लिए कानून बनाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 बोलता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर संसद और राज्य कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है, 246 है और 245 है। ठीक है, और 247 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 247 बोल रहा है कि संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां यानी संसद को प्राप्त है। अवशिष्ट जो विषय है, ठीक है, अवशिष्ट सूची में जो विषय डाले गए हैं उनसे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, केवल और केवल संसद बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारतीय, देखो वो जो ये मैंने चार जो बताई है ना, ये चार आपको याद होने चाहिए अनुच्छेद। ठीक है, बाकी की आपकी श्रद्धा है, आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें लिखी हुई है इनको जरूर आप सुन लीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम में टिक करेंगे तो आपके यहाँ पर हेल्प होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें दे रखा है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है राज्य सभा के प्रस्ताव से। नेक्स्ट दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 कहता है कि आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई।
ठीक है, जब पहले मैं आपको समझा रही थी तो पहले ही मैंने बताई। नेक्स्ट है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 251 में बोला गया है कि राज्य सूची पर संसद के कानून और राज्य के कानून में टकराव होने पर संसद का कानून प्रभावी होगा। यानी कि जो समवर्ती सूची के विषय हैं, राज्य कह रहा है कि हम इस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, जैसे शिक्षा है, जैसे स्वास्थ्य है ना, जैसे विवाह है, जैसे तलाक है, तो राज्य अपनी चला रहा है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे और केंद्र अपने हिसाब से। तो अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो बात किसकी मानी जाएगी? बड़ा कौन है? बड़ा है केंद्र, तो केंद्र की बात मानी जाएगी। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था कि आपातकाल की स्थिति में क्या होगा, बात किसकी मानी जाएगी? बात केंद्र की मानी जाएगी। ठीक है, 252 में बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद उनके लिए कानून बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें 253 में बोला गया है अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। और 254 में बोला गया है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानून में विरोध होने पर केंद्र का जो कानून है वो प्रभावी होगा, यानी कि वो माना जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें 255 में बोला गया है कि कुछ मामलों में राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक होती है, पर यदि प्रक्रिया में त्रुटि हो जाए तो कानून स्वतः ही अमान्य हो जाएगा। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध। ठीक है, और ये हम देखेंगे कल की वीडियो में, है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपको पीडीएफ चाहिए 32 टॉपिक है, 32 की 32 टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों की आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और करेक्शन भी आपको मिलेगा, कोई त्रुटि नहीं मिलेगी, जो पढ़ाते में थोड़ी बहुत निकलती है वो भी मैं करेक्शन कर दूंगी। ठीक है, अगर वो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, 8287789818 वाला नंबर जो है, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। और जो पीडीएफ के प्राइस रहेंगे वो रहेंगे 200 रुपए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।